We are discussing here Pitt's India Act 1784. So we all know कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो देख रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। ये दूसरा एक्ट है जो कि जिसमें कंपनी की पॉलिटिकल और कमर्शियल वर्क को अलग अलग कर दिया गया। इट मीन्स कि जो अभी पॉलिटिकल रूल नहीं करा था इन लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल और कमर्शियल वर्क पर इंफॉर्मेशन लाने के लिए पार्लियामेंट ने ये वाला प्रोविज़न सेट करा है यहाँ पे कि कंपनी को जो कमर्शियल वर्क है, मतलब कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, राइट। तो हियर जो भी इनको रेगुलेट करते हैं, जहाँ इनका जो वर्क लोड देखते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही इसका वर्क लोड देखते हैं, और इसी में जनरेट होने वाला जो भी रेवेन्यू है वो इन्हीं को पता होता है। जो गवर्नमेंट है उसको बिल्कुल भी इसकी जानकारी नहीं है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में रहकर कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है। पूरी इन्फॉर्मेशन वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को नहीं देती है। इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने दो तरीके से वर्क को डिवाइड किया। मतलब कि जो भी ट्रेड का काम होगा या कमर्शियल वर्क होगा वो कंपनी देखेगी, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ वो जो भी इंफॉर्मेशन होगी कंपनी से रिलेटेड, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्या ट्रेड कर रही है, कितना कितनी वैल्यू एडिशंस हो रही हैं, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी ईस्ट इंडिया कंपनी। इस एक्ट के थ्रू ये बताया गया, ठीक है। तो दूसरा इसमें ये बताया गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे रूल कर रही थी, मतलब कि किस तरह से वो अपना शासन चला रही थी उस एक पर्टिकुलर जगह में, बंगाल में, तो गवर्नर जनरल के अंडर आती थी। दो प्रेसिडेंसीज हमने पढ़ी है, तो किस तरह से वो वर्क कर रही हैं उसके लिए उन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, जिसके अंडर बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाए गए कहाँ से, लंदन से, ठीक है, लंदन से। इसमें 6 मेंबर्स थे जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वर्क देखेंगे, राइट। रूल नहीं करेंगे वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरह से जो गवर्नर जनरल है वो किस तरह से वर्क कर रहा है वहाँ पे, क्या कैसे वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इन दिस एक्ट they parliament just want to see the way the people are ruling, right? Political work किस तरह से loaded है, how the company was doing work and how they generating their revenues, like all this stuff they want to just see the, right. So that's they divided into two categories, like parliamentary committee and East India Company. Parliamentary committee under we have board of control, and East India Company have board of directors, because it is a private company owned by the board of directors. Many of the directors are there, and in this way BOC and BOG are responsible for reporting the British Parliament. They are responsible टू द पार्लियामेंट, राइट। ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये रिस्पॉन्सिबल थे, इनको ये इन्फॉर्मेशन देनी ही देनी है। इसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या कहना चाहती है, इट मीन्स कि वो लुक पॉलिसी चला रही थी। इट मीन्स कि वो देख रही थी कि कैसे ये वर्क कैसे हो रहा है, किस तरह से ये चल रहा है। इसी में जो इसी के इर्द गिर्द, मतलब 1784 का ये एक्ट है, तो इसी में जो है 1786 में वॉरेन हेस्टिंग को इम्पीचमेंट होती है, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है चार्टर्ड एक्ट 1793। चार्टर्ड एक्ट 1793 में क्या होता है कि जैसे कंपनी की मोनोपोली एक्सटेंडेड हो जाती है फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। इट मीन्स क्या है इसका मतलब ये है कि जैसे उन्होंने देखा कि किस तरह से पार्लियामेंट और पॉलिटिकल वर्क देखा और कमर्शियल वर्क देखा, तो उनको ठीक लगा कि भाई अच्छे से रेवेन्यू जनरेशन भी हो रही है और यहाँ पे पॉलिटिकल पावर भी, नवाब इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं, तो वी विल gradually we will adapt, gradually we will taking this political power. So next चार्टर्ड एक्ट आया 1793 में, ठीक है।
हर 20 साल में ये अपना चार्टर्ड एक्ट भेजते हैं, ठीक है। हर 20 साल में ये अपनी चार्टर्ड एक्ट, मतलब 20 साल के लिए कंपनी मोनोपोली है, मतलब इट मीन्स कि कंपनी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ इंडिया में क्या करेगी, 20 साल तक क्या करेगी, यहाँ पे ट्रेड करेगी, और कोई भी कंपनी यहाँ पे ट्रेड नहीं करेगी। कोई भी इंग्लैंड की कंपनी, ठीक है, कोई भी इंग्लैंड की कंपनी यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पे 20 सालों के लिए ट्रेड करेगी। वो किस तरह से काम कर रही है, कैसा रेवेन्यू जनरेशन कर रही है, उनको बस इससे मतलब था, ठीक है। और क्या होता था कि चार्टर्ड एक्ट 1793 में क्या हुआ, जो सैलरी थी ना, इनके जो वो थे एम्प्लॉयज़ थे, लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे, या गवर्नर थे, या कमिश्नर थे, या रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, सबको सैलरी हमारे इंडियन रेवेन्यू से मिलती थी। मतलब जो भी रेवेन्यू उन्होंने कलेक्ट करा, ठीक, उनसे मिलती थी। और पहले तो वो पहले जो सेलेक्ट हुए थे वहाँ से, उनको वहाँ से मिलती थी, परंतु फिर इन्होंने इस चार्टर्ड एक्ट में क्या हुआ कि जब ये दोनों काम कर रहे थे, लाइक पार्लियामेंट्री कमेटी और ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये कम पड़े इनको, क्योंकि इतना बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट करना, फिर उनके बीच में बहुत सारे लोगों की इनको ज़रूरत पड़ी। तो उस समय 1793 में ICS की परीक्षा शुरू हुई। तो ICS का फादर किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इंडियन सिविल सर्विस ये कहाँ पे होती थी, इंग्लैंड में होती थी, लंदन, पता नहीं इंग्लैंड और लंदन सेम है ना। 21 अप्रैल 1793 को सिविल सर्विस डे मनाया गया था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि चार्टर्ड एक्ट 1793 में इंडियन सिविल सर्विस को इंक्लूड किया गया था। यहाँ पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई थी, ठीक है। तो हालांकि ये इंडिया में नहीं होती थी, बाहर होती थी, जहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट है। इसमें रेवेन्यू बोर्ड बनाया गया, रेवेन्यू पुलिस बनाई गई, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से कंपनी की मोनोपोली जो है 20 सालों के लिए चलती है। ऑब्वियसली ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट करके वो कहाँ भेजती, वो अपने इंग्लैंड में भेजती, और वहाँ जाके अगर वो अपने प्रोडक्ट्स बेचती भी, ठीक, तो इतने 5-6 टाइम्स वो अप करके भेजती है। और 5-6 टाइम जब वो अप करके भेजती है अपने कोई भी प्रोडक्ट्स को, इंडिया के कोई भी प्रोडक्ट्स को, तो वो जनरेट करता है, एक सरप्लस मनी को जनरेट करता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो कंपनीज़ होंगी, सिर्फ एक कंपनी की बात करें, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज मार्केट में उतर चुकी होंगी तब तक। तो 1793 में बहुत सारी कंपनीज जो थी वो रुकी हुई थी कि किस तरह से हम अपना सरप्लस जो भी हमारा मार्केट सामान है किस तरह से बाहर जाए। तो इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि इट मीन्स कि जैसे कि ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, इंडिया से क्या करते थे, ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करके ये अपने वहाँ ले जाते थे यूके में। यूके में क्या करते थे, अब कैसे इन्होंने वेल्थ को ट्रांसफ़र किया इंडिया से, तो ये हमें समझना होगा। तो ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ किस तरीके से हुई, तो पहला तो ट्रेड से, जिस तरह से इन्होंने अपना जगह जगह पे फैक्ट्री लगाना चाहा, फैक्ट्री से इन्होंने क्या किया, जो वर्कर्स के द्वारा, ठीक है, रूल, मान लो कि किसी प्रिंसली स्टेट में जो कमज़ोर राजा वगैरह हो, उसके साथ लड़ाई करके उसने क्या किया, उसको यहाँ हड़प लिया, यहाँ तो उनको बोलते थे कंपनसेशन भरो। तो ये दूसरे तरीके से पैसे कमाना हुआ। तीसरा, रेवेन्यू कलेक्शन, किस तरह से टैक्स को कलेक्ट करते थे। हमारे मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया वे पीपल्स प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, मोस्ट ऑफ द पीपल्स, बट किस तरह से लैंडलॉर्ड ने भी और साथ में इन लोगों ने भी, इनके जो टैक्स कलेक्टर थे वो सारे जो क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन के समय इतना बड़ी मात्रा में क्या करते थे, एक्सप्लॉइटेशन करते थे। और कुछ अदर सोर्सेस लाइक किसी ने लॉ को तोड़ दिया तो उससे ले लेना। तो इस तरह से सरप्लस वैल्यूज़ जो है वो इंडिया में ना रखते हुए, इंडिया में इंडिया के लोगों से काम करवा के और इंडिया के लोगों को मुनाफा ना देते हुए इन्होंने क्या किया, जो भी ये लोग करते थे, ये लोग ट्रेड करने वाले रूल्स जो भी है,
इतना जितना भी पैसा ये होता था ये सारा ये अपने यूके पहुंचाते थे बाय द शिप। मान लो कि अब बहुत पैसा हो गया, ठीक है, आपके पास, तो ये क्या करते थे, अब पैसा तो डायरेक्ट नहीं भेज पाते हैं ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरी इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं कोई भी कंपनी कितना मुनाफा कर रही है वो गवर्नमेंट को नहीं बताएगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो टैक्स लगा देगी इतना, तो वो नहीं बताते। तो वो क्या करेंगे, वो टैक्स के बजाय वो क्या करेंगे, इंडिया से ही गुड्स परचेस करेंगे। कुछ मान लो कि मसाले हो गए, स्पाइसेस बहुत चलती थी उस टाइम पे, तो स्पाइसेस खरीद ली, तो वो इंग्लैंड में जाके या ब्रिटिश में यूके में जाके उसको बड़े बड़े दामों में, ट्रिपल दामों में बेचकर और मुनाफा कमाते थे। अब देखो यूरोप की इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है जितनी इंडिया की है, ठीक, और उसमें क्या होता है कि चीज़ें जो सरप्लस वैल्यूज़ में चीज़ें वहाँ गुड्स वहाँ पहुँचने लगे, लोग उन्हें खरीदते भी, बट पॉपुलेशन और जगह की डेंसिटी के हिसाब से वो इतना गुड्स जो है वो बेकार हो रहा था मार्केट में। तो वो मार्केट से बाहर निकालने की बजाय वो अंदर ही मतलब ख़राब हो जाएगा ना, जब तक वो बाहर नहीं जाएगा वो सामान, तो वो कैसे मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है, अपने मार्केट ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस कैसे कंडक्ट करवा सकते हैं। तो ऑब्वियसली इतनी सरप्लस वैल्यू जो है, सरप्लस मनी जो यहाँ से इंडिया से लूटी, इन्होंने लूटी सही वर्ड्स है, तो यूके ये मकड़ी कहाँ से, तो यहाँ पे यूके में पहुँचाते थे क्या, सरप्लस मनी। तो क्या हुआ कि जिस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने इतने पैसा जो है वो 10 टाइम्स इंग्लैंड में जाके उसको स्प्रेड करा या उससे कितना मुनाफा कमाया, तो इससे बहुत सारी कंपनीज जनरेट होती हैं। इसे देख के इंस्पायर होके ईस्ट इंडिया कंपनी से, हालांकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ से सामान अगर आएगा तो बहुत सारा सामान यहाँ पे बिक सकता है, इवनली बहुत सारी हेल्प हो सकती है, बट वो सिर्फ और सिर्फ अपने डेवलपमेंट के लिए। तो ऑब्वियसली इतना पैसा जनरेशन की वजह से तो वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कोई इतनी सी पॉपुलेशन है और इतनी सी पॉपुलेशन डेवलप ही हो गई, और डेवलप होने पर वो इतने रिच हो गए कि उनको बेसिक चीज़ों की ज़रूरत ना होते हुए वो किस पे अपने मनी खर्च करने लगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अपना जब वो अपना इन्वेस्टमेंट करने लगे तो उससे इन्वेंशन हुई। इन्वेंशन मतलब कि बहुत नई नई चीज़ें हम देखते हैं ना, हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं कि किस तरह से जो इन्वेंशन है वो इंग्लैंड से या ब्रिटिश एरिया यूरोप में ज़्यादा इन्वेंशन हुई। क्यों? क्योंकि वो इतने सरप्लस मनी कमा चुके थे, ठीक है। इनोवेशंस हुई, इनोवेशन, और सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होने लगी। इंडस्ट्रियल जब रेवोल्यूशन आता है तो कितने लोगों की डेवलपमेंट हो जाती है, इससे इंडस्ट्रियल जगह जगह पे इंडस्ट्रीज़ लगी और उससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस हुए। अब प्रोडक्शन जो है मार्केट में थोड़ा तो जा सकता है, पर सरप्लस हो तो वो कहीं बाहर ही भेजना पड़े तो हो सकता है। इंटरनल कितना ही जा सकता है, कम से कम उन्होंने एक्सटर्नल, तो कहने का मतलब है कि किस तरह से जो है एक्सटर्नल में वो उन्होंने इंडिया को यूज़ करा कि कोई भी अगर चीज़ को बेचना है ना तो इंडिया को उन्होंने यहाँ पे एक दायरा माना, मतलब कि मार्केट जो होगी हमारी यहीं से कमा के, मतलब इंडिया से ही कमा के और हम ही को बेच रहे हैं सामान। कितनी बड़ी मूर्खता वाली बात है। तो कहने का मतलब है कि किस तरह से इनका ड्रेन किया हमारी वेल्थ को, हमारे इंडियन को एक्सप्लॉइट करते हुए हमारी संपत्ति को लूट कर या ट्रेड कर उनकी भाषा में ट्रेड करके, और कैसे वो हमें चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से कैसे करते थे। तो अब इससे समझ में आता है किस तरह से अब मार्केट में बहुत सारा प्रोडक्शन हो चुकी थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो चुकी थी। तो अब देखते हैं चार्टर्ड एक्ट 1813। चार्टर्ड एक्ट 1813 में क्या हुआ कि कंपनी ने ये जो कंपनी की जो मोनोपोली थी 20 सालों के लिए वो टोटली रेस्ट्रिक्टेड हो गई, मतलब ये ख़त्म ही हो गई। क्यों? क्योंकि सब कंपनियों को क्योंकि यूरोप में बहुत सारी कंपनियां इस्टेब्लिश हो चुकी थी, डेवलप हो चुकी थी, और उससे सभी कंपनी को उन्होंने मौका देना था।
तो क्योंकि यहाँ पे एक एक्ट बन चुका है जिसमें ये लिखा गया है कि कंपनी सिर्फ 20 सालों के लिए यहाँ पे सिर्फ कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पे 20 सालों के लिए व्यापार कर सकती है। तो इसीलिए क्या किया कि वो नहीं कर पा रहे थे, जो निजी जो कंपनियाँ थी या दूसरी कंपनियाँ थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की। हालांकि यहाँ पे भी उन्होंने पॉलिटिकल पावर शुरू नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं किस तरह से हम और ऑब्जर्व करें और किस तरह से अपना उल्लू सीधा करके और दूसरों को बुद्धू बनाएं। तो हालांकि ठीक है, तो चार्टर्ड एक्ट 1813 में देखते हैं कि कंपनी की मोनोपोली बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, एक्सेप्ट सिर्फ जो टी थी और ट्रेड विद चाइना जो था वो सिर्फ उसको छोड़कर कंपनी पूरी तरीके से यहाँ पे अबॉलिश हो जाती है। मतलब कि हर कंपनी यहाँ पे क्या आके इंडिया में आके क्या कर सकती है, ट्रेड कर सकती है। अब इतनी सारी कंपनियाँ एक साथ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसीलिए हम यूरोप में क्यों देखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी कंपनियों ने जन्म ले लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को देखते हुए। तो कहने की बात है कि ये जो कंपनी थी इंडिया में, बहुत सारी कंपनियां तब आई और बहुत सारा लूट कर हमें बिल्कुल गरीबी की हालात में छोड़ के चली गई। तो कहने का बात है कि उनको उससे मतलब नहीं था। अब देखो बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आई, ठीक, उन्होंने अपने स्टोर भी खोलने होंगे और इनोवेशन जब होती है तो मशीन्स काम करती हैं यहाँ पे। इंडस्ट्रियल जब रेवोल्यूशन होता है तब यहाँ पे क्या काम होता है, मशीन्स का काम होता है। हाथों का काम मशीनों ने ले लिया, तो मशीन क्या काम करेंगी, जहाँ पे हाथ 3 घंटे लगाते थे, मशीनों ने अभी आधे घंटे में भी उसको काम को रिप्लेस कर दिया। तो मतलब काम बहुत फास्टली प्रोडक्शन होती चली गई। तो कहने का मतलब है कि अब देखो, तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनी आई, तो बहुत सारी कंपनियाँ आएंगी तो यहाँ पे अपना स्टोर भी तो खोलेंगी, तो मशीनरी यहाँ पे लार्जर अमाउंट में आ तो गई, पर लोगों को उसका नॉलेज ही नहीं है। लाइक पीपल वांट टू मेक अ प्रोफाइल लाइक रिज्यूम in any company, so they need to be basic qualification like 10th 12th graduation like that, but there's a huge lackage of education relatable. They provide in this charter 1813 they expense 1 lakh rupees to on education in India। क्यों प्रोविजंस लाए गए, एजुकेशन पे क्यों 1 लाख रुपया उन्होंने साल भर का रखा, क्यों, क्योंकि उनको उस स्टोर्स में अपॉइंट करने के लिए कोई भी व्यक्ति चाहिए थे। वो भी बाहर से मंगवाएंगे, मतलब बाहर से मतलब अपनी देश से मंगवाएंगे तो वो उनको कॉस्टली लगेंगे, मतलब कि वो पैसा ज़्यादा लेंगे। रादर देन द इंडियन आर सो बुद्धू एंड डम, they will when you are putting some like आप उनको 10,000 भी दोगे तो वो क्या ले लेंगे। सो कहने का मतलब है कि इंडियन बहुत खुश हो गए कि भाई हमको पढ़ाया जा रहा है, 1 लाख दे दिया तो हमें एजुकेशन में प्रमोशन मिल रही है, मतलब कि पढ़ाया जा रहा है। तो इसका सिर्फ इसका यही मतलब था कि वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्वालिफाई कर रहे थे फॉर देयर ओन वर्क। अपने कामों को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये प्रोविज़न लाया था। और उसी के साथ क्या हुआ, क्रिश्चियन मिशनरी अराइव्ड इन इंडिया। तो 1830 चार्टर्ड एक्ट 1813 में क्या हुआ कि ये जो है क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो थी हमारे इंडिया में क्यों आई, इसका भी एक वैल्यूएबल क्या कह सकते हैं कि एक मोटिव था, क्यों आई ये। तो इसको भी हम देखते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, लाइक पीपल्स लाइक। सो गाइज आई एम जस्ट सेटिंग फॉर माई वीडियो। सो क्रिश्चियन मिशनरी यहाँ पे इंडिया में क्यों बुलाए गए, धर्म प्रचार करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरी को क्यों लाया गया। ऑब्वियसली वो देख रहे थे कि किस तरह से जो है, मान लो कि अगर पीपल इंडिया के पढ़ लिख गए, ठीक है, उनको ये समझ आने लगा कि हमारा यहाँ पे सिर्फ यूज़ हो रहा है, तो जब वो यहाँ से निकले तो उनके साथ मतलब कि एक उनके सपोर्ट में लोग हों जो उनको सपोर्ट करें और उनके ही लोग हों। तो वो बाहर से लाएंगे
वो इंडियन पीपल्स को ही क्या करेंगे, टारगेट करेंगे अपने क्रिश्चियन कन्वर्ट करने के लिए। तो क्रिश्चियन मिशनरी का यही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्रिश्चियन कल्चर को बढ़ाना और उन मासूम लोगों को कन्वर्ट करके, जिनका खुद का कोई रिलीजन नहीं था, उनको कन्वर्ट करना क्रिश्चियनिटी में, सो दैट कि जब वो रेप्लिकेट करें, इंडियन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो रेप्लिकेट करें, तो हम क्या करें, वो लोग हमारे तरफ से लड़ें। हालांकि वो इंडिया के है ही नहीं, मतलब वो उनके लोग है ही नहीं, फिर भी वो हमारे प्रति लड़ें। तो कहने का मतलब है किस तरह से उन्होंने ये अपनी मोनोपोली चलाई। तो ये क्रिश्चियन मिशनरी किसको टारगेट करते थे, तो सबसे ज़्यादा ये क्रिश्चियन मिशनरी जो थे वो ट्राइबल पीपल्स को टारगेट करते थे। ट्राइबल पीपल्स बहुत इनोसेंट होते थे, वो सोशल सिस्टम में कभी भी नहीं थे, वो हमेशा जंगल या अपनी टेरिटरी को ही बेस्ट मानते थे। और रेस्ट ऑफ द इंडिया वर वेरी involved in the agriculture, some of the activities like that, but tribal people just protect their territory, they do not interfere with us. So उनकी दो प्लान्स थे। तो क्या प्लान्स थे कि वो ट्राइबल जंगल के रिसोर्सेज की सुविधा ले सकें और साथ में उनको कन्वर्ट कर सकें क्रिश्चियनिटी में। तो ईसाई धर्म में बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्राइबल पीपल्स को ईसाई धर्म मनवाने में वो सक्सेस रहे, और साथ ही साथ उनसे ये इन्फॉर्मेशन लेते रहे। अब इनको टारगेट किया गया, मान लो कि ट्राइबल पीपल्स को थोड़ी थोड़ी उनको हेल्प करके, मतलब कि उनको कोई चीज़ दिला के या उनको लालसा दे के, तो क्या करते थे कि या तो उनको कन्वर्ट कर देते थे और या तो उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाते थे। तो ट्राइबल पीपल जब मान लो कि कोई चीज़ होने वाली है, रिवॉल्ट होने वाला है, मान लो कोई मूवमेंट होगा कि ब्रिटिशर गलत कर रहे हैं हमारे साथ, तो मूवमेंट होगा, तो उसमें से कोई एक ट्राइबल होगा जो कि इन्फॉर्मेशन देगा किसको, ब्रिटिशर्स को, कि हाँ भाई ये यहाँ पे मूवमेंट होने वाला है, तो आप यहाँ पे आ जाइए। तो ये भी कारण है कि ब्रिटिशर्स जब भी कोई इंडिया में रिवॉल्ट करता, मतलब कि कोई मूवमेंट करता, तो कैसे जो है ब्रिटिशर्स को पता चल जाता था कि यहाँ पे रिवॉल्ट होने वाला है, तो कैसे रिप्रेस कर देते थे या उसको दबा देते थे, सप्रेस कर देते थे। क्यों? क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से लगती थी, कोई इंडियंस में से ही कोई गद्दार लोग होते होंगे कि जो उनको इन्फॉर्मेशन देते होंगे। वो गद्दारों को पाला होता था कि इन्होंने ब्रिटिशर उनको पैसे देते थे या उनकी हेल्प कर देते थे या छोटी मोटी उनकी कोई उनकी ख्वाहिश पूरी कर देते थे, जिससे कि उनको ये सुविधा देने में वो मतलब सक्सेस हुए। तो इससे पता चलता है कि कैसे उन्होंने टारगेट किया ट्राइबल पीपल्स को। क्रिश्चियन मिशनरियों ने 1813 की ये स्ट्रैटेजी बनाई उन्होंने कि किस तरह से सरप्लस मनी को किस तरह से एक्सपोर्ट किया जाए, क्योंकि उनकी इतनी पॉपुलेशन है ही नहीं कि वो अपनी जो मार्केट जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी वो एक्सेप्ट कर पाए। तो उनको बाहर अपना जो प्रोडक्शन है वो बाहर निकालना होगा। तो बाहर निकालने के लिए जिससे कि उनकी और वैल्यू बढ़े, तो हमसे मनी लेकर हमको ही वो क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट बेच रहे थे, अपने आप को ऊंचा दिखा के कि हम रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। हालांकि इंडिया पहले सेल्फ रिलायंट था, इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं थी इन लोगों की। इन लोगों ने एजुकेशन के माध्यम से भी हमारा ब्रेन वॉश करा। एजुकेशन जहाँ पे हम इतने सेल्फ रिलायंट, हमारी एजुकेशन इंक्लूड करती है सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिफेंस एंड मोरल वैल्यूज़। इन्होंने तीनों को एलिमिनेट करना चाहा। आज तक हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति ने मोरल वैल्यूज़ की बात कर ली तो वो मतलब कि यू आर ओनली जस्ट, मतलब उनको जस्ट मोरल वैल्यू कह दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि किस तरह से उन्होंने हमको, मतलब वो कहते थे कि हमारी एजुकेशन इस प्रकार से होगी कि जो व्यक्ति के बाहर से तो वह इंडियन होगा, पर अंदर से वो क्या होगा, ब्लड
क्रिश्चियन का होगा, इंग्लिश होगा, और वो मतलब कि वो लॉयल होगा क्रिश्चियनिटी के लिए। तो इस तरह से उन्होंने एजुकेशन को टारगेट बनाया एज अ किड्स पीपल्स, मतलब किड्स को ही टारगेट बनाया, अडल्ट को नहीं टारगेट बनाया, क्योंकि अडल्ट जो होते हैं उनका माइंड डेवलप हो जाता है जल्दी, और वो सिर्फ देख के नहीं, वो रैशनल होके कोई लॉजिक को समझते हैं। अनपढ़ गवार भी इंसान जो है वो अडल्ट होगा ना, तो वो अपना दिमाग लगा के सोच लेगा कि यार ये मेरा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है या मेरे को सता रहा है, राइट। तो एक बच्चे का दिमाग बहुत खाली होता है, ठीक, उसको ब्रेन वॉश करने में उनको, मान लो कि जैसे बताया गया है प्रोडक्ट, जब तक प्रोडक्ट हमारा ऐड बन के नहीं आता, ठीक, तब तक हमको ये मन में नहीं होता कि हम इसको खरीदें। अब देखो फेयर एंड लवली का ही देख लो कि जिस तरह से 6 दिन में पाए निखार, तो इस तरह से लोग देखते हैं कि यार मैं काला हूँ, मैं फेयर एंड लवली लगाऊंगा तो 6 दिन में मेरा गोरा निहार हो जाए। तो इस तरह से जो किड्स हैं वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी भी विजुअल से, तो वो उसको खरीदने में क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, मतलब कि हाँ खरीदना चाहेंगे। तो इस तरह से जो है वो अपनी मोनोपोली चलाई अपनी इन लोगों ने चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से। चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आई और बहुत सारे स्टोर्स इन्होंने खोले और इंडियंस को ही पढ़ा के अपने स्टोर में लगवाया, वहीं से प्रॉफिट कमा के उन्होंने यूके में बेचना चाहा, और इस तरह से इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो कहने का मतलब है किस तरह से एजुकेशन में अगर ये कुछ कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे, इनके पीछे भी इनका मकसद था। कंपनी, अब चार्टर्ड एक्ट हमेशा 20 साल के बाद आता है, तो यहाँ पे चार्टर्ड एक्ट 1833 में आया है। कंपनी की मोनोपोली टोटली रिस्ट्रिक्टेड, कंपनी की जो मोनोपोली थी वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो गई। अब जहाँ पे टी और ट्रेड का होता था एक्सेप्ट करके, तो अब सभी कंपनियां क्या कर सकती थी, टी और ट्रेड चाइना के साथ ट्रेड कर सकती थी। सेंट्रलाइज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब कि सिर्फ सेंटर का ही यहाँ पे रूल चलेगा, ठीक। सेंटर मतलब कि सिर्फ जो पावर है वो सेंटर के पास है, सेंटर के पास मतलब कि इंडिया का कोई अगर एक बंदा है, हम सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ जहाँ पे उन्होंने रूलर्स को हराया, तो वो सिर्फ और सिर्फ एरिया था 60%, जो एरिया था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर आता था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट सिर्फ 60% ही एरिया ऑफ इंडिया उसको कैप्चर कर पाई थी। तो कहने का मतलब है किस तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अब सेंट्रलाइज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करती है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब जो गवर्नर जनरल सिर्फ बंगाल का रहा था, जो शासन जो सिर्फ बंगाल का देख रहा था, जो सारी इन्फॉर्मेशन किसको भेजता था, पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश। तो जो गवर्नर जनरल बंगाल का था वो अब इंडिया का बन गया था, राइट। तो पहला जो गवर्नर जनरल बना वो हमारा है, पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल बने। तो चार्टर्ड एक्ट में ये बताया गया किस तरह से जो है जो पोस्ट गवर्नर जनरल की है वो किस तरह से गवर्नर जनरल इंडिया की बन चुकी है। अब हम देखते सो जैसे कि हमने देखा कि गवर्नर जनरल जो इंडिया का है विलियम बेंटिक, वो उसके लिए अब वो पूरे इंडिया को संभाल रहा है, ठीक है। तो पूरे इंडिया को संभालने के लिए उसको बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी जो कि उनको एडवाइस करेगा, राइट। तो एडवाइस करने के लिए उनके लिए 2 ऐसी बॉडी बनाई गई सो दैट कि उनको एडवाइस अच्छे से कर सके। तो उनके लिए एक एडवाइजरी काउंसिल जारी करेगी, ठीक। दो प्रकार की जो है एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई जो कि इंडिया के मेंबर होते हैं, ठीक। ऑब्वियसली वो बाहर से नहीं लाएंगे, इंडिया के ही कुछ एलिट लोग होंगे जो पढ़े लिखे लोग होंगे। ऑब्वियसली वहाँ पे एजुकेशन भी चल चुकी थी, और ऐसा तो नहीं है सारी इंडिया की पॉपुलेशन सारी अनपढ़ ही होगी, नहीं। कुछ लोग जो अमीर लोग थे, ज़मींदार के बच्चे थे या ज़मींदारों के जहाँ बड़े बड़े क्लासेस के जो, ठीक है, तो वो लोग बाहर जाते थे पढ़ने और बाहर से पढ़ के आते थे, और ये जानना शुरू कर दिया था हम लोगों ने, एनालाइज करना शुरू कर दिया था कि किस तरह से ब्रिटिशर जो है वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं,
वो सिर्फ वो, ठीक है। तो इस तरह से जो विलियम बेंटिक थे उनके लिए एक एडवाइजरी काउंसिल जारी करी गई, जिसमें 2 प्रकार से लोग थे, जैसे कि लॉ बनाने के लिए, एडवाइस करने के लिए, एक लेजिस्लेटिव वर्क के लिए किया गया, और एक एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जिसको लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए, लॉ को बनाने के लिए, एक एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब जैसे कि लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, ठीक, लॉ बनाना, और लॉ बना के छोड़ ना देना, जब तक एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक वो लॉ का लॉ ही रह जाएगा। तो कहने का मतलब है कि विलियम बेंटिक यहाँ पे गवर्नर जनरल, मतलब एज अ प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ठीक। तो कह सकते हैं कि वो उनको एडवाइस करने के लिए एक लॉ बॉडी बनाई गई, लॉ को बनाने के लिए और एक इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो किस तरह से 2 प्रकार की एडवाइजरी काउंसिल जारी करी गई, ठीक है। ये भी उस चार्टर्ड एक्ट के अंदर आता है 1830। ओके, सो इस तरह से जो है इंडिया को रूल करने के लिए इन्होंने अपनी बॉडी बनाई गई। आगे चलते हैं, लॉ कमीशन मेड फॉर इंडिया, लॉ कमीशन बनाया गया। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब देख रहे हैं कि किस तरह से अब जो है लॉ बनाने के लिए जो लोग लग रहे हैं या एग्जीक्यूट करने के लिए जो लोग लग रहे हैं वो कैसे होंगे। अब वो इंग्लैंड से तो नहीं मंगवाएंगे, वो इंडिया से ही होंगे, तो वो अनपढ़ गवार तो नहीं बिठा देंगे ना ऊपर, है ना, तो पढ़े लिखे ही लोग ऊपर जाएंगे। तो क्या किया, लॉर्ड मैकाले जो है वो एक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन का फादर माना जाता है, ठीक है, जो कि इंग्लिश एजुकेशन को लाया हमारे स्ट्रक्चर में, कि सिर्फ लोग इंग्लिश एजुकेशन को ही पढ़ेंगे, इंग्लिश को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया इंडिया का। तो अपनी मर्जी से उन्होंने अपना सेटअप करते चले गए। तो कहने का मतलब है कि लॉर्ड मैकाले को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने ही क्या किया था, इंग्लिश एजुकेशन को प्रेफरेंस दी थी। कहा गया कि इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रमोट किया जाए, क्योंकि हमें जो लोग चाहिए, एग्जीक्यूटिव लोग चाहिए, लॉ को बनाने के लिए लोग चाहिए, वो उनको इंग्लिश ही सिखानी होगी। हम हिंदी नहीं सीखेंगे, हम उनको अपनी लैंग्वेज सुपीरियर बताएंगे कि हमारी लैंग्वेज जो है वो सुपीरियर है आपसे, तो आप जो है इंग्लिश सीखिए, ठीक। और इस तरह से लॉर्ड मैकाले ने ब्रेन वॉश करा। और क्या हुआ कि यहाँ पे जो लॉ बनाने वाले जो लोग थे या एग्जीक्यूटिव जो थे, कुछ लोग ब्रिटिशर्स थे और कुछ लोग जो होते थे वो इंडियन के ही लगा दिए जाते थे। अब क्या होता था कि जो लॉ बनाते थे और जो लॉ एग्जीक्यूट करते थे वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, दोनों ही मिलके काम कर रहे थे। और मिलके जब दोनों मिलके काम कर लेते हैं तो यहाँ पे वायलेशन हो जाता है सेपरेशन का। तो ये एक नियम है पॉलिटी का कि कोई भी लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट होती है एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव खुद इंडिपेंडेंट होती है लेजिस्लेचर से। कोई भी जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेचर हो गया और एग्जीक्यूटिव, ये तीनों बॉडी ऐसी होती हैं जिनको अपना अपना पर्सनल काम होता है, ठीक है। अगर लॉ बनाने वाला लॉ बना दे बहुत अच्छा, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट ही ना करे, तो वो लॉ बना ही रह जाता है। एग्जीक्यूट करने वाले को भी इसके साथ चलना होता है, एग्जीक्यूट करने वाला एग्जीक्यूट ही ना करे, ठीक। तो कहने का मतलब है कि इनको अपना अपना सेपरेशन ऑफ पावर है, इनकी खुद की एक पावर है। अगर इन दोनों में सेटलमेंट हो जाए, सेटलमेंट मतलब कि करप्शन की बू आने लगे, तो ये दोनों ही करप्ट हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट करते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव में जो मेंबर्स थे वो चापलूस लोग ही बैठ जाते थे, और यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग थे या जिनको ज़रूरत थी वो लोग यहाँ पे नहीं बैठते थे, ठीक। इस तरह से 1835 में इंग्लिश बिकेम एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। वी ऑल नो दैट कि जो लॉर्ड मैकाले थे वो अपनी अंग्रेजी सभ्यता को यहाँ पे लाना चाहा। उन्होंने सोचा कि हम इंडियन गंवार हैं तो उनको इंग्लिश सिखाएंगे, वो मॉडर्न दिखेंगे। सो इनकी निचली सोच जो है वो आज तक उनको भारी पड़ सकती है, ठीक है। इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट एवरीथिंग, राइट। सो उनका सिस्टम वो ऐसा बना के गए कि वो हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है या उससे रिलेटेड जो कुछ भी है वो सारा इंग्लिश में चला जा रहा है। मान लो कि ब्रिटिशर हमारे इंडिया में आए ही नहीं होते तो आज भी हमारे देश में जो हमारी धरोहर है, संस्कृत, हिंदी, ये सब चल रही होती, या हमारी रीजनल लैंग्वेजेस है
वो कितनी सारी हैं। अब इनमें से आज हम देखते हैं हमारे स्वतंत्र भारत में देखते हैं तो हमारी हिंदी भाषा को ही मान्यता मिलती है। ऑब्वियसली जो हमारे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंग्लिश में है, क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर ही इस तरह से निर्माण किया हमारे तो इस तरह से हम देखते हैं किस तरह से वो हमें अपने ही जाल में फंसाते चले गए और हम फंसते चले गए। सो नाउ वी विल डिस्कस चार्टर्ड एक्ट 1853। इसमें क्या हुआ था, लाइक व्हाट इट हैपन्स। तो जब हम देखते हैं इस तरह से हमारे चार्टर्ड एक्ट्स आते जा रहे हैं 20-20 सालों में के अंतराल में, तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, प्रोविजंस आ रहे हैं एक्ट के अंडर, राइट। कंपनी किस तरह से रूल करेगी, कंपनी पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे हालांकि कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा सरप्लस वैल्यूज़ ऑफ मनी को ट्रांसफ़र किया गया है। तो यहाँ पे इनका सिर्फ जो कंपनी है वो बढ़िया से अपना मस्त जीवन जी रही है, अपना हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी रही है यहाँ पे। और यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट इनको एक्ट के माध्यम से कंट्रोल कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो समझ में आता है कि किस तरह से उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने एजुकेशन को लाया। फिर अपने ही स्टाफ को नहीं लाते थे क्योंकि वो कॉस्टली लगते थे, लाइक हाउ दे विल डू लाइक दैट। सो किस तरह से एजुकेशन को लाया, किस तरह से उन्होंने लॉ बनाने वाली एडवाइजरी काउंसिल जारी की, सो दैट कि जो भी हों वो सत्ता संभालेंगे आगे जाके वो किस तरह से होगा। तो लॉ बनाने वाले भी लोग पढ़े लिखे चाहिए थे, उनको चापलूस लोग नहीं चाहिए थे, तो जो कि उनके लिए काम करे और सिर्फ उन्हीं के लिए डेडिकेटेड हो, ना कि किसी और के लिए डेडिकेटेड हो। कहने का मतलब है कि किस तरह से वो ये समझ में आता है पढ़ के, इंसान को समझ के। तो जहाँ पे हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन हमें बताती थी कि कैसे हम सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं और सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, रिलायंट थे हम, सेल्फ रिलायंट थे। और एथिकल वैल्यूज़ हमें बताती थी हमारी एजुकेशन के अंडर। और इनकी आने पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी कैसे कोलैप्स हो गई हमारे, वो इस तरह से कल्चरल कोलैप्स लाए इन लोगों ने, लॉन्ग लास्टिंग कल्चरल। आज तक हम देखते हैं कोई भी एजुकेशन हम लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न बनने के लिए या सिविलाइज्ड बनने के लिए, इन द लॉन्ग प्रोसेस वो हमारे दिमाग में ऐसा ब्रेन वॉश करके गए हैं कि सो दैट वी विल एडमायर द ब्रिटिश सम काइंड ऑफ लाइक दैट। तो स्टाफ तो कहने का मतलब है ब्रिटिश प्रोडक्ट्स मार्केटिंग कैसे करते थे ब्रिटिश अपने प्रोडक्ट्स की। जैसे मान लो कि कोई प्रोडक्ट्स लाए उन लोगों ने बनवाए, तो अपनी मार्केटिंग भी उन्होंने इंडियंस के द्वारा की। इंडियंस की बुक जो बच्चों की जो बुक्स होती थी उनके द्वारा, लाइक ठीक। तो क्योंकि अगर वो न्यूज़पेपर में छपवाती तो ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ चली जाती, पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट की छवि वो ख़राब ना हो, या पार्लियामेंट खुद नहीं चाहती थी, ठीक। तो ये इन्फॉर्मेशन वो सिर्फ और सिर्फ बुक के माध्यम से अपनी ही मर्जी से वो ये सब कर रहे थे। तो चार्टर्ड एक्ट 1853 देखते हैं तो इसमें क्या होता है, ये अगला चार्टर्ड एक्ट है और ये लास्ट चार्टर्ड एक्ट है जिसमें कंपनी रूल करती है, सिर्फ कंपनी। अब आगे जाके बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, तो देखते हैं आगे ब्रिटिश क्राउन किस तरह से काम करती है। क्राउन मतलब कि यहाँ पे पार्लियामेंट ही काम करेगी, पर हेड ऑफ द जैसे कि हम देखते हैं डी जुरे हेड और डी फैक्टो हेड। डी फैक्टो जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर है हमारे इंडिया में। डी फैक्टो मतलब जिसका ज़्यादा रोल है काम करने में भी और डिसीजन मेकिंग में भी, जो सवर्जन है। और जो सिर्फ डी जुरे हेड मतलब कि सिर्फ वो नाम मात्र का ही हेड रहेगा, तो उसको डी जुरे हेड कह दिया जाता है। डी जुरे हेड यहाँ पे आगे जो होगी वो क्राउन होगी। तो ठीक है, तो आगे हम देखते हैं चार्टर्ड एक्ट 1853। तो यहाँ पे ओपन कंपटीशन मेरिट सिस्टम इंट्रोड्यूस मीन्स रिटन एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विस वॉज स्टार्टेड। तो देखो, लास्ट वर्ड नॉट द लीस्ट, लाइक ICS जो निकाला गया था वो इंग्लैंड में जाके होता था। मतलब कि इंडिया वाले जो एलीट पर्सन्स होते थे, लाइक जो पढ़े लिखे लोग, जो बाहर ही पढ़ के और बाहर जाने में सक्षम थे, पैसा था उनके पास,
तो वो ही लोग जो है वो दे सकते थे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम। कोई भी इंडियन को अलाउंस नहीं थी। यहाँ पे इंडियन में वो इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया था ये इंडियन सिविल सर्विस। तो पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1853 में। 1853 में रिटन एग्जामिनेशन होने लगा इंडिया में भी। लाइक 1853 में गवर्नर जनरल जो इंडिया के थे वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। तो आपको पता ही होगा लॉर्ड डलहौजी ने कितना आतंक में जाके रखा था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसकी एक बिग वर्क था, जो कि इन्होंने हड़प की नीति अपनाई थी, जिससे कि बहुत सारे इंडियंस को पता चला था कि ये हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ठीक, तो 1853 से 1922 तक ये लंदन में होता था, है ना, और 1922 से इंडिया में ये कंडक्ट होने लगा। ठीक, फर्स्ट इंडियन जो थे ICS को क्वालिफाई करने वाले वो सुंदरनाथ बनर्जी थे, और फर्स्ट इंडियन ICS जो ऑफिसर थे वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में ये डिफरेंस है सिर्फ जिन्होंने क्वालिफाई करा और अपनी पोस्टिंग ज्वाइन नहीं करी, तो वो थे सुंदरनाथ, ठीक है, सुंदरनाथ बनर्जी थे, और जिन्होंने पोस्टिंग अपनी ज्वाइन कर ली उनका नाम था सत्येंद्रनाथ। हम सबको पता है कि जब चार्टर्ड एक्ट 1813 आया तो उसमें जो लॉ बनाने वाले लोग थे और जो लॉ को एग्जीक्यूट करने वाले लोग थे वो एक ही थे। मतलब सिर्फ 10 मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, वो अलग अलग बॉडी नहीं थी। ठीक, तो वो क्या करने लगे थे? करप्शन करने लगे थे, जिसकी वजह से क्या होने लगा, उसमें पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं लगी। तो उन्होंने क्या किया कि इस चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से, 1853 के चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से इन्होंने लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, जो लॉ बनाने वाली जो बॉडी थी, उसको अलग कर दिया और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अलग कर दिया। इनकी अलग अलग बॉडी बनाई गई। हालांकि जो 10 मेंबर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसमें लॉ को बनाने के लिए 5 थे और लॉ एग्जीक्यूट करने वाले भी 5 थे, पर वो अपनी मर्जी से कर लेते थे, मतलब मिक्सर थे वो। पर जब उन्होंने देखा कि ये दोनों सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने इन बॉडी को ही सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, और एडवाइजरी काउंसिल इसमें 10 मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। वो भी इंडियंस थोड़े उसमें वो थे। ठीक, तो कहते हैं कि जो लेजिस्लेटिव होते हैं वो लॉ बनाने वाले लोग होते हैं। इसमें 5 मेंबर्स थे। ठीक, और एग्जीक्यूटिव में 5 मेंबर्स थे। इसको लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाए गए थे, और ये क्या करेंगे? टाइम टू टाइम एडवाइस करते रहेंगे किसको? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को या वाइसराय को। या यही जब हमारा इंडिया 1858 में ये चीज़ क्या थी, गवर्नर जनरल को ही क्या बना दिया गया? रीनेम किया गया, जिसका नाम था वाइसरॉय। वाइसरॉय इसको नाम दिया गया। और जब 1947 होगा तब ये क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सिर्फ क्या होता है? डी जुरे हेड होता है। ठीक, प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में डी जुरे हेड है, गवर्नर क्या है? डी जुरे हेड है। सिर्फ नाम मात्र के ही क्या है? ये पोस्ट है, और इनके पास पावर ज़्यादा है। पावर प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा है और गवर्नर के पास लिमिटेड पावर है उसके पास भी, स्टेट के रिलेटेड, बट पूरे होल इंडिया के रिलेटेड नहीं हो सकती। तो इस तरह से इसी जो पैटर्न को हम देख रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल या एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसी को इंडियनाइजेशन हुआ। इसका स्टार्ट कब हुआ? अगला जब हम देखेंगे क्राउन का जब शासन आता है, तो धीरे धीरे इंडियन एजुकेटेड हो रहे हैं, धीरे धीरे उनको ये अक्ल आ रही है कि भाई ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हम पे राज कर रही है, इसमें इंडियन लोग आने चाहिए, इंडियन लोग इस पे वर्क करने चाहिए। तो धीरे धीरे लेजिस्लेटिव काउंसिल ही क्या बन जाती है? पार्लियामेंट बन जाती है, और लेजिस्लेटिव लॉ जो एग्जीक्यूटिव होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाते हैं, जो कि पार्लियामेंट के ही कैबिनेट के मंत्री होते हैं। राइट, तो पार्लियामेंट में आते हैं लोकसभा, राज्यसभा,
और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसी के जो मेजॉरिटी पार्टी होते हैं वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पार्लियामेंट बनी, लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्लियामेंट बनी, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है किस तरह से जो है अब जो कोई भी एक्ट आएगा वो इंडिया के सीट्स के साइज करेगा, जो भी कैसे लेजिस्लेचर में कैसे काम हो रहा है, एग्जीक्यूटिव कैसे काम कर रही है, इस पे ही ज़्यादा फोकस्ड होंगे। ठीक, अभी तक कंपनी सिर्फ अपना ट्रेड कर रही थी, ट्रेड के माध्यम से पॉलिटिकल ऑब्जर्व कर रही थी कि किस तरह से रूल यहाँ पे किया जा सकता है। अब क्या करेंगी, रूल के माध्यम से अपनी ट्रेड की पॉलिसी भी चलाएगी, और ब्रिटिश पार्लियामेंट फुल फ्लेज्ड तरीके से यहाँ पे अब एक मंत्रालय बनाएगी, मंत्रालय के थ्रू यहाँ पे क्या करेगी, काम करना शुरू करेगी। अब धीरे धीरे जो वाइस रॉय है उसको लेजिस्लेटिव वाला भी मिल गया और एग्जीक्यूटिव वाला मिल गया। अब ये दोनों अपने तरीके से पॉलिसीज बनाएंगे, और इसके ये सारा जो भी कुछ हो रहा है इंडिया में, जो वाइस राय बन के आएगा या लेजिस्लेटिव में इतने लोग होंगे, ये काम होगा, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से की जाएगी। ब्रिटिश क्राउन सिर्फ एक नाम मात्र की डी यूरे हेड होगी जो कि इंग्लैंड में रहती है, और उसके नीचे आती है ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन जो है वो कहाँ से कब तक चलेगी, लाइक कब तक है इसकी। तो इसकी है जो है 1858 से 1947 तक इसकी सत्ता चलेगी। ठीक है, हम सबको पता है कि 1857 में कौन सी क्रांति हुई थी जिसमें क्या हुआ था कि जो हमारे इंडियन रेवोल्यूशनरी जो भी लोग थे उन्होंने क्रांति करी थी कि जो ब्रिटिशर है वो हमारी ही ज़मीनों को छीन रहे हैं, हमसे ही काम करवा के। तो उनको समझ में आना शुरू हो गया था, अब इतने बुद्धू नहीं हो गए थे, पर 150 साल उन्होंने ये सब काम करे। ठीक, ट्रेड के माध्यम से हमें फंसाया, अब जो है वो सत्ता के माध्यम से हमें हत्याना चाहते थे, सत्ता भी यहाँ की हत्याना चाहते थे। अब जो यहाँ पे जितने भी एक्ट बन के आएंगे वो काउंसिल्स होंगी, क्योंकि यहाँ पे काउंसिल की हमने बात की किस तरह से जो मेंबर्स की भागीदारी है, 5 मेंबर्स, फिर 10 मेंबर्स, फिर धीरे धीरे पूरी कैबिनेट भी बनेगी। तो ये धीरे धीरे वो ये थोड़ी ढील छोड़ते चले जाएंगे, और इसी के माध्यम से वो और साल और एक सेंचुरी या और एक अपनी चलाएंगे अपनी सत्ता। तो ये जो है अब हम ब्रिटिश क्राउन अगली वीडियो में देखते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। तो आपको क्या समझ में आया इन कंपनी रूल के अंडर कि किस तरह से जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट पहले भी ऐसे काम करे थी, पर अब सिस्टमेटिकली काम करेगी इसमें ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से। तो यहाँ पे भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब क्या करेगी, काउंसिल्स में बढ़ोतरी करेगी। काउंसिल्स मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर बढ़ाएगी, उसमें इंडियन की भागीदारी होगी, इंडियन अपने सुझाव रख पाएंगे। फिर धीरे धीरे बजट आएगा, धीरे धीरे रेल की डेवलपमेंट होगी, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम देखेंगे। इसमें काउंसिल्स, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। और ये जो है किस तरह से वो ब्रेन वॉश होता है इंडियंस का, किस तरह से वो प्रोविंशियल में भी किस तरह से इलेक्शन होते हैं, एक डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की गई, किस तरह से इसी के बिहाफ में वर्ल्ड वार की स्थिति थी, किस तरह से इंडियन के दिमाग में आता है, कैसे नेशनलिज्म इंक्रीज होता है, एमरजेंस होती है, किस तरह से जो है देखते हैं कि और हम किस तरह से इनको तोड़ें, इंडियंस को किस तरह से इन्होंने तोड़ के रखा ट्रेड के माध्यम से, फिर शासन के माध्यम से, फिर धीरे धीरे इन्होंने हिंदू मुस्लिम करा, फिर हिंदू मुस्लिम को तोड़ा, फिर उनको और नहीं मिला तो कास्ट के बेसिस पे भी इन्होंने हमको तोड़ा। और इसका परिणाम यही निकला कि जो अलग आइडियोलॉजी बनी जिन्ना की, तो पाकिस्तान डिवाइड हुआ। तो नहीं तो अगर ये हमें और नहीं तोड़ते, लॉर्ड कर्जन नहीं तोड़ता, है ना, तो इस तरह से ये हम सभी एक्ट के माध्यम से इन्होंने हम पे रूल करा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस तरह से ये जो एक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसके तरह फिर धीरे 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 हमारी कैबिनेट बनेगी, कैबिनेट में फिर मिशन आएंगे, फिर है ना। तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनता है तो हम इसके माध्यम से देखेंगे धीरे धीरे वीडियोज में। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के बारे में, किस तरह से ब्रिटिश क्राउन ने रूल किया हमारे इंडिया पे, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बात करी जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।